वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम एक ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। बात की समझ आ रही है? तो देखिए, इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं दो बातें आपको कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आज थोड़ी लाइट जो है वो डिम है, जिसकी वजह से वीडियो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेगी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पहले से ही मैं कह देता हूँ। दूसरी बात ये कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रेडियस की कैलकुलेशन की थी, यानी बोहर रेडियस की कैलकुलेशन की थी, और अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वो लेक्चर देख ले, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो उस लेक्चर में हमने पढ़ी थी कि किस तरह से ये वैल्यू आई है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम उनको पुट कर लेंगे। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, जिसकी वजह से ये ज़रूरी है कि आप पहले उस लेक्चर को देख लें, इसके बाद ये वाला लेक्चर देखें। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, यानी जो टोटल एनर्जी होती है, वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी की डिफिनीशन हम किस तरह से करते हैं कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज या ड्यू टू इट्स मोशन। एक ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मोशन कर रहा है ना। तो इस मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इस एनर्जी की वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 1/2 mv²। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाती है कि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की इस वजह से है कि देखिए, ये इलेक्ट्रॉन एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ये हमारा फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम न्यूक्लियस। अब इस इलेक्ट्रॉन को जब एक पॉइंट पे हम लेकर आएंगे, उस पॉइंट पे जिसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस r होगा, तो इसके लिए हम वर्क डन करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पे हम वर्क डन करेंगे, और ये वर्क डन यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो जाती है किसके? वर्क डन के। क्या मतलब कि देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इस इलेक्ट्रॉन को जब हम लेकर आएंगे एक ऐसे पॉइंट में जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस r पे हो, यानी इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान अब डिस्टेंस क्या होगा? r के। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इक्वल होती है किसके? वर्क डन के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन का हमें पता है कि F डॉट S से हम रिप्रेजेंट करते हैं, F डॉट S से, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर हमने नेगेटिव साइन क्यों पुट किया? नेगेटिव साइन हमने इसलिए पुट किया कि देखिए, जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहे थे एट ए डिस्टेंस ऑफ r, तो हमारे पास न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन पैदा हो रही है कि नहीं हो रही? पहले इतने डिस्टेंस पे था, अब इतने पे, तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रही है ना, अब इतने पे। तो क्या मतलब कि जितनी हमारे पास इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, उतनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी। इंटरेक्शन कब ज़्यादा होगी? जब हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब लेके आएंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब लेके आएंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। जितनी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, उतनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे हम इसलिए नेगेटिव साइन पुट करते हैं। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या कि यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज कब? जब हम इलेक्ट्रॉन को एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर आते हैं एट डिस्टेंस ऑफ r। बात की समझ आ गई? तो डिक्रीज होती है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लिख लेते हैं। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इक्वल हो जाएगी, ये जो F है इसकी ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाली थी कि इनके दरमियान अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास लॉ है जिसको हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो वो किस चीज़ के बराबर थी? Z² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये भी हमारे पास s क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इस s को हम रिप्लेस कर देते हैं r से। r भी क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया r से। तो ये r और ऊपर नीचे वाला r², 2r है और ऊपर 1r है, तो ये आपस में 1r को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1r जो है वो बच जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Z² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब
इस तरह कर ले कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है इसको पुट कर दे किस में, इक्वेशन 1 में। तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी इक्वल आ जाएगी 1/2 mv² माइनस प्लस अपना रह जाएगा इंटू माइनस z² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। तो इसको हम अब देखिए, मैथमेटिक्स का एक रूल है, जब हम दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका साइन अपोजिट हो, यानी एक का साइन पॉजिटिव हो और दूसरे का साइन नेगेटिव हो, या एक का साइन प्लस है और दूसरे का साइन माइनस है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1/2 mv² को हम अपना इसी तरह लिख लेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस z² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। 4πε0 r मैं देख लूँ कि नज़र आ रहा है कि नहीं। चले मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, E = 1/2 mv² माइनस z² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। अब देखें, हमने mv² यानी हमारे पास mv² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2 का। अब mv² की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हम कहाँ से पुट करेंगे कि देखें, यहाँ पे जब हम रेडियस की कैलकुलेशन कर रहे थे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इक्वल होता है mv² डिवाइडेड बाई r, और वो इक्वल होता है F कोलम्बिक के। बात की समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमारा z² डिवाइडेड बाई 4πε0 r², ये हमारा F सेंट्रीफ्यूगल था, r², ये हमारा F कोलम्बिक था और ये हमारा F सेंट्रीफ्यूगल था। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि पहले वाले लेक्चर को देख लें, तब आपको इसकी समझ आएगी। तो यहाँ पे हम mv² की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। इस r को हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, r। ये r² और r आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास mv² की वैल्यू क्या आएगी, z² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा, समझाने के लिए इतना प्रोसेस किया। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ कि E = 1/2 mv² की जगह मैं क्या पुट करूँ, z² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। बात की समझ आ गई। ये हमारा mv² की वैल्यू होगी और ये z² अपना लिख लेंगे, z² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। बात की समझ आ गई। अब देखें, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैंने इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है कि नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखिए, इसके नोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो 1 को जब हम z² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, z² बचेगा। इस 2 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बचे, अब क्या आएगा रिजल्ट, 8πε0 r, और इस माइनस z² को अपने इसी तरह लिख लेंगे, माइनस z² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। अब इस तरह कर लें कि टेक एलसीएम ऑफ बोथ साइड, टेक एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फ्रैक्शन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम जो है हमने ले लिया। एलसीएम हम किस तरह लेंगे कि देखें, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका आएगा 8, चूँकि 8 बड़ा है 2, और देखिए अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आ रहा तो इस तरह लिख लें, 8 और 4, 2 पे डिवाइड कर दे, हमारे पास क्या आएगा 4 × 2, फिर से 2 पे डिवाइड कर दे 2 × 1, फिर से 2 पे डिवाइड कर ले 1 × 1, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8। बात की समझ आ रही है। इस तरह से जो है हम एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम आएगा 8πε0 r। यहाँ पे जब हम 8πε0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, z² अपना बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 है, 4 × 2 8 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2ze²। बात की समझ आ गई। अभी आपको मैंने कहा कि जब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी एक प्लस और एक नेगेटिव होता है, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी तरह जब दो टर्म आपस में ऐड होते हैं और उनमें से जो टर्म ग्रेटर है उसके साथ अगर नेगेटिव साइन है
तो रिज़ल्ट हमारा किस में आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर उसमें से जो टर्म यानी दो टर्म है उसमें से जो ग्रेटर टर्म है उसके साथ पॉजिटिव साइन हुआ तो हमारे पास रिज़ल्ट पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर ग्रेटर टर्म के साथ नेगेटिव साइन हुआ तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। देखिए यहाँ पे 1z² है, यहाँ पे 2z² है, लेकिन इस 2z² के साथ माइनस का साइन है तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो माइनस में आएगा। हम क्या लिख सकते हैं कि E - z² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए 2z² से जब हम 1z² को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, z² तो बचेगा ना, माइनस इसलिए चूंकि ग्रेटर से हम ग्रेटर के साथ नेगेटिव साइन है तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r जो है वो अपने आ जाएगा। अब इस तरह कर ले कि इस r की वैल्यू को पुट कर दे, पुट वैल्यू ऑफ r, पुट वैल्यू ऑफ r, यानी r हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट बचेगा E - z² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। r की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे, r की अपनी वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वो किस चीज़ के बराबर है, n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई z² पाई m। तो देखिए ये डिवाइड में है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा कि E - z² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई n² h² एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई बाई z² पाई m। तो अब देख ले जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दे। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास पाई है, नीचे भी पाई है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात की समझ आ रही है, और तो कुछ कैंसिल हमारे पास नहीं हो रहा है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा E इज़ इक्वल टू माइनस z.z, जब बेसिस आपस में सेम हो तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं। तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z², e की पावर 2, बेसिस फिर से सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, z² e की पावर 4, z² e की पावर 4 m। बात की समझ आ गई, ऊपर तो और कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 8 अपना लिख लेंगे, 8 हमने अपना लिख दिया, 8 एप्सिलॉन नॉट, बेसिस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। बात की समझ आ रही है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए हम z की जगह 1 पुट कर देंगे। तो हम किस तरह लिख लेंगे कि E इज़ इक्वल टू माइनस z² e की पावर 4 m डिवाइडेड बाई n² h² 8 n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बात की समझ आ रही है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब देखें ये सारे जो टर्म है h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m e की पावर 4, ये सारे जो है ये कांस्टेंट है हमारे पास, और इन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस z² डिवाइडेड बाई n², और इन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1312.29 किलोजोल पर मोल। अगर आप जोल पर एटम में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो 2.18 इसके बराबर आ जाती है। तो यहाँ पे ये Z हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, N क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन की जगह आप N1 पुट कर दें, जो भी ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट की एनर्जी आपसे कैलकुलेट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल हमसे थर्ड ऑर्बिट की फाइंड करना चाह रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू माइनस हाइड्रोजन का Z 1 है, N क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1312.29। बात की समझ आ रही है। तो इससे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 9 को आप कैलकुलेटर से कर ले, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर ले 1312.29। तो इससे हमारे पास थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको मैं MCQs लिखवा देता हूँ कि MCQs इससे किस तरह से आते हैं। MCQs इससे इस तरह आते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। MCQs इससे इस तरह आते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास आपको 3 या 4 एनर्जी लेवल दिए गए होते हैं और उसमें से आपसे पूछा जाता है
कि जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है या थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है या सेकंड में प्रेजेंट है या फर्स्ट में, इन सब में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी फॉर एग्जांपल E1 है, E2 है, E3 है और E4 है। E4, E1, E2, E3 का मतलब क्या कि E1 के केस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, E2 जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सेकंड ऑर्बिट में है और इसकी एनर्जी जो है वो E2 है। थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी E3, 4 में जो प्रेजेंट है उसकी एनर्जी E4। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हैं नॉर्मली, तो अगर इस नेगेटिव साइन को हम हटा दें तो ये E और N यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी का आपस में इनवर्स रिलेशन होगा। तो मतलब क्या कि जितने हम नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंक्रीज़ करते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप नेगेटिव साइन भी देख रहे हैं, नेगेटिव साइन इसको डायरेक्ट रिलेशन बना लेता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन ना होता तब तो इनवर्स रिलेशन था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मतलब क्या कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितने हम नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंक्रीज़ करेंगे हमारे पास एनर्जी जो है वो ग्रेटर होती जाएगी। तो E4 जो है हमारे पास ग्रेटर होगी E3 से, E3 जो है वो ग्रेटर होगी E2 से और E2 जो है वो ग्रेटर होगी E1 से। और इसी तरह डिफरेंस इसका उल्टा हो जाएगा कि E1 और E2 का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर होता है E3 और E4 से, E3 और E4 का जो डिफरेंस होता है वो ग्रेटर होता है E4 और E5 से। तो ये थी हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।